अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ करो पढ़ा था। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है, बैक्टीरिया कैसे डिवाइड होते हैं, जनरेशन टाइम क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और बैक्टीरियल काउंट कैसे मेजर करते हैं। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं ताकि हर एक जो है स्टूडेंट का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होता है क्या, ये समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया का साइज़ बढ़ना नहीं होता। बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब होता है सेल के हर एक केमिकल कंपोनेंट का ऑर्डरली इंक्रीज। जैसे हमारे पास केमिकल कंपोनेंट कौन कौन सा होता है सेल में, प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, डीएनए हो गया, हमारे सेल वॉल कंपोनेंट्स, पेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, हमारे म्यूरिन हो गया, इन सब का ऑर्डरली इंक्रीज करना बैक्टीरियल ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, और ये भी आपको पता होगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ के साथ साथ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड होकर नए सेल्स बनाता है, जिससे पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। और क्या होता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है, इस प्रोसेस में एक बैक्टीरिया दो डॉटर सेल्स बनाता है जो पेरेंट सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला क्या होता है, पेरेंट सेल जो है बाइनरी फिजन में क्या होता है, पेरेंट सेल जो है अपना डीएनए कॉपी करता है, सेल जो है लंबी हो जाती है, मतलब एनलार्ज हो जाती है। देन उसके बाद इस सेल में ही एक डिवीजन लाइन जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जो सेल को दो कंप्लीट हिस्सों में बांट देती है, मतलब टू डॉटर सेल्स में कंप्लीटली बांट देती है, डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं। एक सीड जब हम बोते हैं ज़मीन में, जब हम एक सीड डालते हैं, जब एक सीड ग्रो करके नए सीड्स बनाता है तो आपके पास मल्टीपल प्लांट्स हो जाते हैं। बैक्टीरिया भी ऐसे ही डिवाइड होते हैं और पॉपुलेशन जो है रैपिडली बढ़ती है। ठीक है, बाइनरी फिजन का प्रोसेस जो है इसका समझना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम समझ पाते हैं कि इन्फेक्शंस कैसे जो है रैपिडली स्प्रेड होते हैं। नाउ ये हो गया पहला, बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है। दूसरा, जनरेशन टाइम क्या होता है। अब बढ़ते हैं जनरेशन टाइम। अब बात करते हैं जनरेशन टाइम की, ये क्या होता है, जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं, ये इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, तो जनरेशन टाइम का मतलब है वो टाइम, वो समय जो एक बैक्टीरिया को दो डॉटर सेल्स बनने के लिए लगता है। जब एक बैक्टीरिया ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, कितने टाइम तक उसको, कितना टाइम लगता है दो बैक्टीरिया में डिवाइड होने को। तो उस टाइम को, उस समय को, जब उसके पास लेकिन क्या होगा, कंडीशंस परफेक्ट हो, सूटेबल अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं हो, फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन करेगा एक बैक्टीरिया, उसको हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। सिंपली याद रखना है कितना टाइम एक बैक्टीरिया को दो हिस्सों में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होने के लिए लगता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला, ई कोलाई की अगर मैं बात करूं, इस्चेरिचिया कोलाई की अगर मैं बात करूं, इसका जनरेशन टाइम 20 मिनट्स होता है, यानी हर 20 मिनट्स में एक ई कोलाई बैक्टीरिया जो है दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आप अच्छे से जानते होंगे, जिसका जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 आवर्स होता है। इस वजह से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तीसरा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जिसका जनरेशन टाइम कितना होता है, 20 डेज होता है। इसलिए लेप्रोसी का डेवलपमेंट कई महीने से साल्स लगते हैं। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल, अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, तो अगर एक हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर एक हॉस्पिटल में ई कोलाई का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो सिर्फ 7 घंटों में ही बैक्टीरिया जो है 20 जनरेशन्स तक डिवाइड करके 1 मिलियन सेल्स बना सकता है। ठीक है, 7 घंटों में क्या होगा, 20 जनरेशन्स जो है ये बनाएगा, और क्या होगा, 1 मिलियन सेल्स जो है इसमें बन जाएंगी। तो 10 घंटों में कितना होगा, 1 बिलियन सेल्स बनेंगे, और 24 घंटों में क्या होगा, 10⁻21 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्या होता है, ये प्रोसेस इसलिए नहीं कंटिन्यूसली चलती क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो तो इतने नहीं होते कि ये इतने सेल्स की प्रोडक्शन कर सके। न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है रिटार्ड हो जाती है, जो मैंने आपको बैक्टीरियल ग्रोथ करो में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है ना। और इसको जो जनरेशन टाइम होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है जब हम इन्फेक्शन स्प्रेड और ट्रीटमेंट के टाइमलाइन स्टडी करते हैं। नाउ बात करते हैं तीसरा जो है हमारे पास, बैक्टीरियल काउंट कैसे मेजर करते हैं। हम बैक्टीरियल काउंट कैसे मेजर करते हैं, लैब में बैक्टीरियल काउंट जो है मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो माइक्रोबियल लोड जो है उसको समझने के लिए, है ना।
ये दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं, है ना। ये दो तरीक़ों, इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है टोटल काउंट। कैसे हम बैक्टीरियल काउंट को मेजर कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला टोटल काउंट। टोटल काउंट का मतलब होता है सैंपल में सिंपली सभी बैक्टीरिया का नंबर लेते हैं, चाहे वो ज़िंदा हो या फिर डेड हो। इसके मेथड्स, पहला माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे काउंटिंग चैम्बर में काउंट करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड ओपेसिटी ट्यूब्स। इसमें क्या करते हैं, सैंपल के ग्रोथ को स्टैंडर्ड ट्यूब्स के साथ कंपेयर करके काउंट करते हैं। ये जो टोटल काउंट होता है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में टोटल बैक्टीरियल लोड जो है डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है। ना बात करते हैं वायबल काउंट की। पहला क्या था, टोटल काउंट, अब क्या है, वायबल काउंट। इसमें इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूँ तो वायबल काउंट सिंपली मीन्स कि हम सिर्फ इसमें जिंदा और ग्रो करने वाले बैक्टीरिया जो है उनका नंबर लेते हैं। अब जो डेड बैक्टीरिया होंगे उनका नंबर नहीं लिया जाता। इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला डाइल्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, सैंपल को अलग अलग डाइल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लिक्विड मीडिया में इनॉकुलेट करते हैं और ग्रोथ के बेसिस पर वायबल काउंट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा होता है प्लेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूटेड सैंपल को, ये जो हमने डाइल्यूशन किया सैंपल को, उसको अगार प्लेट पर सेपरेट करते हैं और इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनीज काउंट करते हैं। हर कॉलोनी एक बैक्टीरियम को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो प्लेट मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटी सी सैंपल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना होगा 0.1 ml से फॉर एग्जांपल, उसको अगार प्लेट पर सेपरेट करते हैं, पहली चीज़। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लेट को सूटेबल टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं। तीसरा 24 से 24 टू 48 आवर्स के बाद कॉलोनीज़ इसमें जो है अपीयर हो जाती हैं, कॉलोनीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, कॉलोनीज़ को काउंट करके वायबल काउंट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। कौन सी फार्मूला यूज़ करते हैं, वायबल काउंट इज इक्वल, सिंपली याद रखना है वायबल काउंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलोनीज़ अपॉन वॉल्यूम प्लेटेड इन ml मल्टीप्लाइड बाई डाइल्यूशन फैक्टर। फिर से रिपीट करता हूँ, वायबल काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज़, कितनी कॉलोनीज़ वहाँ पे अपीयर हुई, अपॉन वॉल्यूम, कितना प्लेट आपने किया था, कितना वॉल्यूम आपने प्लेट पे रखा था, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर, कितने मल्टीपल टाइम्स आपने क्या किया था, डाइल्यूशन किया था, वो आपने लिखना है। बस ये हो गया इसका फॉर्मूला। नाउ इसके बाद आता है बैक्टीरियल ग्रोथ समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इसके कंसेप्ट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज़ कि हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन को समझकर हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, एंटीबायोटिक डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ के फेजेस को टारगेट करने वाले ड्रग्स जो हैं उनको बनाने में, उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प मिलती है। तीसरा, फूड सेफ्टी कर सकते हैं, मतलब कि बैक्टीरियल काउंट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फूड प्रोडक्ट्स को जो है सेफ बना सकें। चौथा, वाटर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें क्या, ड्रिंकिंग वाटर में हार्मफुल बैक्टीरिया डिटेक्ट करना वायबल काउंट के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आज हमने बैक्टीरियल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन का हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया कैसे रैपिडली डिवाइड करते हैं और कैसे हम इनका जो है काउंट मेजर करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम। खुदा हाफिज़।